वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में सरगोदा से अगवाशुदा सोबिया बतूल की बरामदगी के हवाले से केस की समाअत हुई है। इस दौरान अदालत को ये बताया गया कि बच्ची को बाजियाब कराने के लिए कोशिशें की जा रही हैं और अदालती हुक्म पर जो अगवाशुदा लड़कियां हैं उनकी बाजियाबी के लिए अहकाम दिए गए। उसके बाद जो DPO हैं माज़ जो सरगोदा डिवीज़न की जो पुलिस हैं और वहाँ के एहलकार हैं, उन्होंने जो ऑपरेशन किया तो ये मालूमात सामने आई कि 151 लड़कियों को बाजियाब करवाया गया है और सिर्फ 21 लड़कियां जो थीं वो कहबा खानों से बरामद की गई। मतलब सरगोदा एक छोटा इलाका है और वहाँ से इतनी बड़ी तादाद में जो अगवाशुदा लड़कियों की बरामदगी यकीनन एक काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। इस पर हम बात करेंगे सरगोदा से। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे हैं मोहम्मद इमरान गोराया, उनसे तफसीलात जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम इमरान, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ आपको। वालेकुम अस्सलाम आयशा, कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान, ये सबसे पहले मुझे ये सोबिया बतूल वाले केस के हवाले से बताइएगा और फिर ये बताइएगा ये जो ऑपरेशन हुआ और 151 लड़कियां बरामद हुई हैं, ये क्या मामला है? हाँ जी, बिल्कुल। 21 अगस्त 2008 को जो है सोबिया बतूल शाहपुर के इलाका से जो है वो अगवा हुई, जिसके बाद उसकी तलाश के लिए पुलिस की मुख्तलिफ टीमें भी जो हैं वो तश्कील दी गई, मगर इस पर कोई जो है खास पेशरफ्त नहीं हुई। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अदखुल नोटिस लेते हुए DPO सरगोदा से रिपोर्ट तलब की और इसके बाद DPO सरगोदा जो है वो पेश हुए और उन्होंने उस वक्त जो है सोबिया बतूल तो जो है वो अभी तक बाजियाब नहीं हो सकी। तो DPO सरगोदा ने वहां पर यह बताया कि 151 ऐसी खवातीन हैं जो अगवा हुई थी, उन्हें हमने खसूसी मुहिम के दौरान जो है वो बरामद किया है। इसके अलावा 21 ऐसी खवातीन थी जिन्हें कहबा खानों से भी जो है वो बाजियाब करवाया गया था। तो DPO सरगोदा डॉक्टर रिजवान से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने यही बताया कि अक्सर लड़कियां जो हैं वो घर से चले जाती हैं और शादी निकाह कर लेती हैं, जिसके बाद 164 का जो है वो बयान रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद जो है अक्सर मुतअद्दिद जो लड़कियां हैं उन्होंने निकाह भी कर लिया है। तो सोबिया बतूल के हवाले से उन्होंने बताया है कि अभी तक तो हमें सोबिया बतूल की तलाश में काफी दुश्वारी पेश आ रही है, मगर हमारी पूरी कोशिश है कि हम जो है वो सोबिया बतूल को जो है वो बाजियाब करवा सकें। इसके बाद DPO सरगोदा डॉक्टर रिजवान ने बताया कि हमने खसूसी जो है एक वुमेन हरासमेंट सेल जो है वो भी तश्कील दे दिया गया है, जिसको जो है खवातीन इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और इनके साथ जो है DSP लीगल हैं अनैत, वो जो है वो डील करते हैं। खवातीन के किसी भी कोई भी मामला हो, अगवा का हो या दीगर मामलात हो, इन्हें जो है ये खवातीन जो इंस्पेक्टर। इमरान, ये बताइएगा, इतनी बड़ी तादाद में लड़कियां वहाँ से बरामद हुई हैं और ख़ासतौर पे कहबा खानों से बरामद हुई हैं, ये सब लड़कियां क्या अपनी मर्जी से घर छोड़ के आई हुई थी और यहाँ पर उन्होंने शादी कर ली, तो क्या उसके बाद ये कहबा खानों में पहुँच गई? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है कि पहले जो है वो लड़कियां खुद, DPO सरगोदा ने यही बताया कि लड़कियां जो हैं वो खुद भाग भी जाती हैं, जो अपनी पसंद से शादी कर लेती हैं, फिर आगे वो उनसे जो वो उनके साथ जो है उनका अच्छा रिलेशन नहीं रहता तो फिर वो दूसरे तीसरे हाथों में चले जाती हैं। फिर इसी तरह वो कहबा खानों में भी जो है वो जाके वो इस धंधे में जो है वो मुलविस हो जाती हैं। तो इमरान, क्या लड़कियां सब सरगोदा से इनका ताल्लुक है या मुख्तलिफ इलाकों से कहीं और से लाई गई हैं यहाँ पे? जी बिल्कुल, ये जो है 264 जो है खवातीन जो हैं 2017 से लेकर 2022 तक जो है वो अगवा हुई थी, जिनमें 151 जो खवातीन हैं उन्हें बरामद किया गया था। इसमें 23 मर्द भी हैं और 8 बच्चे भी हैं जिन्हें बाजियाब करवाया गया है। अभी तक जो है 113 जो लड़कियां हैं या खवातीन हैं वो उन्हें बरामद नहीं किया गया, वो अगवा हुई हैं। ये हमें DPO सरगोदा के तर्जुमान जो हैं उन्होंने हमें ये बताया है कि 113 जो खवातीन ऐसी हैं जिनकी तलाश हमें जारी है और अगवा हुई हैं। अच्छा इमरान, अदालत ने ये भी कहा है कि निकाह नामे भी जाली बन जाते हैं। अब इस पर पुलिस क्या कर रही है? क्या उन निकाह नामों की छानबीन की जाएगी कि ये असली हैं या नकली हैं? उन लड़कियों से इस मामले पर तफ्तीश की जा रही है? जी बिल्कुल,
ये पुलिस ने हमें बताया है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हमें हदायत मिली हैं कि जो निकाह नामे जाली हैं इनकी वेरिफिकेशन की जाए और लड़कियों से इनकी तफ्तीश की जाए कि ये जो असल हैं या 2 नंबर जो है वो बनाए गए हैं। तो इस हवाले से भी जो है पुलिस अपना किरदार अदा कर रही है, तफ्तीश कर रही है। तो जो लड़कियां इमरान बरामद हुई हैं, क्या उनके अगवा के लिए, चलें कुछ को तो बताया ना कि वो अपनी मर्जी से घर छोड़ के आ गई और या फिर अपने घर से मतलब पसंद की शादी करके चली गई, लेकिन जो लड़कियां अगवा हुई हैं क्या उनके अगवा की कोई रिपोर्ट वगैरह सामने आई है जो दर्ज हुई हो? हाँ जी बिल्कुल, ये जो 264 मैं बता रहा हूँ इन तमाम के जो है वो मुकदमात दर्ज हैं। अच्छा। और इनमें से जो हाँ जी 151 जो है वो खवातीन जो हैं इन्हीं मुकदमात में जो है वो बरामद की गई। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा इमरान, फिर ये भी बताइएगा कि अब इन लड़कियों को कहाँ रखा गया है? क्या इनको इनके लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया है या अभी तक की पुलिस कस्टडी में है? जी बिल्कुल, ये अब जो हैं ये खवातीन जो हैं लड़कियां हैं ये अपने वालदैन के पास हैं, अपने लवाहिकीन के पास हैं, तो ये उन्हीं के पास हैं। पुलिस के पास अभी तक कोई ऐसी लड़की या खातून नहीं है कि जिसकी वो तफ्तीश कर रहे हों। अच्छा, और जैसे कि निकाह नामे वाला मामला है, कुछ लड़कियों ने अपने निकाह नामे भी दिखाए हैं, तो क्या उन निकाह नामों को रजिस्टर्ड भी करवाया गया है? हाँ जी बिल्कुल, निकाह नामे जो हैं वो दिखाए हैं, वो उनकी वेरिफिकेशन के लिए वो टीमें बना दी गई हैं, तो वो उस पर जो है वो छानबीन की जा रही है। ठीक है, अभी तो छानबीन की जा रही है। डीपीओ सरगोदा ने हमें ये भी बताया है कि हमने खवातीन के लिए जो है हेल्पलाइन भी कायम कर दी है कि किसी किस्म का उन्हें कोई प्रॉब्लम हो, किसी किस्म का कोई मसला हो तो वो इनसे जो है वो राब्ता कर। ठीक है, खवातीन के लिए हेल्पलाइन भी कायम कर दी गई है कि उन्हें किसी किस्म का कोई मसला हो तो इस हेल्पलाइन के जरिए पुलिस से राब्ता कर सकती हैं। इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत डिटेल में आपने इस हवाले से तफसीलात बताई हैं और इतनी बड़ी तादाद में लड़कियों का अगवा होकर किसी ऐसे इलाके में, छोटे इलाके में पहुँचना और वहाँ पर कहबा खानों में भी वो लड़कियाँ मौजूद थीं और बाकी जगहों से भी बरामद हुई हैं, यकीनन ये काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। एक छोटी सी ब्रेक से भी हम वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। अफसोसनाक खबर है, यकीनन आप लोग सोशल मीडिया के जरिए भी और टीवी के जरिए भी जान चुके होंगे कि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर दाखिला सेनेटर रहमान मलिक 70 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। उनके हवाले से जो इत्तलात थी वो ये थी कि काफ़ी अरसे से वो बीमार भी थे और अभी हालिया दिनों में वो कोरोना वायरस का भी शिकार हुए हैं, जिसके बाद उनको वेंटिलेटर पर भी रखा गया, लेकिन उनका इंतकाल हो गया। उनकी शख्सियत के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम शर्मिला साहिबा, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। शर्मिला फारूकी से हम दोबारा से बात करने की कोशिश करेंगे और जैसे कि मैं रहमान मलिक साहब के हवाले से बात कर रही थी, काफ़ी सीनियर रहनुमा है पीपल्स पार्टी के, यकीनन हम सबको पता है काफ़ी अरसा उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ गुजारा और आखिरी दम तक वो पीपल्स पार्टी के ही साथ थे। और बल्कि मैं अभी मुझे याद आ रहा था कि जब बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा का इंतकाल हुआ, जब उनको शहीद किया गया, तो उस वक्त जो पीपल्स पार्टी की एक सूरत हाल थी, पीपल्स पार्टी एक काफ़ी परेशानी का शिकार थी कि अब क्या होगा, अब कौन पीपल्स पार्टी को होल्ड करेगा, कंट्रोल करेगा, कौन आगे लेकर चलेगा। तो जब आसिफ अली जरदारी साहब ने इन तमाम सिचुएशन को कंट्रोल किया तो बाकी लोगों की तरह जो रहमान मलिक साहब थे वो भी मतलब उनके साथ थे, कदम कदम उनके साथ चले, उनके शाना बशाना साथ चले। और फिर जब पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई तो वो वज़ीर दाखिला भी रहे और उनके हवाले से बल्कि ये भी बताऊँ कि 2008 से 2013 तक पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में वफाकी वज़ीर दाखिला रहे और उनका मिसाक़े जमहूरियत में भी काफ़ी जो मेन रोल है वो, अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा। रहमान मलिक को कराची यूनिवर्सिटी ने PhD की एजाज़ी डिग्री दी थी, जबकि हुकूमत ने बेहतरीन कारकर्दगी पर उन्हें सितारा शुजात और निशान इम्तियाज़ से भी नवाजा था। अभी गुज़श्ता चंद साल पहले उन्हें जो एजाज़ी डिग्री थी PhD की वो दी गई थी और साथ ही साथ वो गालिबन 4 किताबों के मुसन्निफ़ भी रह चुके हैं, यानी कि मुल्की सियासत के हवाले से, जो मुल्की मामलात के हवाले से उन्होंने जो किताबें लिखी हैं। बल्कि अभी जो लास्ट उनकी जो बुक आई थी उस हवाले से कुछ कंट्रोवर्सीज़ भी सामने आई थी, मतलब कुछ उन्होंने बहुत अहम बातें भी उस किताब में कही थी, तो काफ़ी वो हाईलाइट हुई थी वो किताब।
तो जैसे कि उनके हवाले से मैं बता रही थी कि काफ़ी अरसे से वो बीमार भी थे और कोरोना वायरस में मुब्तला होने की वजह से वो इंतकाल भी कर गए। वेंटिलेटर पर उनको रखा गया था, लेकिन उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से वो जान बर ना हो सके और 70 बरस की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। उनके तर्जुमान के मुताबिक, जो पीपल्स पार्टी के तर्जुमान हैं, उनके मुताबिक उनको सांस लेने में काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही थी और उन्हें दोबारा इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था। अच्छा, तो रहमान मलिक साहब के हवाले से यकीनन इस वक्त पीपल्स पार्टी भी काफ़ी अफसरदा है और हमारी तरफ से भी काफ़ी अफसोस, हम लोग भी इस पे पीपल्स पार्टी के साथ इजहार ताज़ियत करना चाह रहे थे कि रहमान मलिक साहब के इंतकाल के हवाले से, क्योंकि काफ़ी अरसा साथ रहे उनके साथ और काफ़ी पीपल्स पार्टी के जो स्ट्रॉन्ग जो रहनुमा थे उनमें थे। अच्छा, एक और अहम मामले के हवाले से जो मैं बात करना चाह रही थी, मुल्की सियासत के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो काफ़ी अहम मुलाकातें चल रही हैं और जैसे कि गुज़श्ता रोज़ भी शहबाज शरीफ साहब की और आसिफ अली ज़रदारी साहब की मुलाकातें भी हुई हैं। इससे पहले रहमान मलिक से मुलाकात हुई थी आसिफ अली ज़रदारी साहब की, बल्कि शहबाज शरीफ गए थे काफ लीग की तरफ भी, वहाँ पर भी काफ लीग की जो सीनियर क़यादत है परवेज़ इलाही साहब और चौधरी शुजात हुसैन साहब, उनसे मुलाकातें हुई थी। तो अब मुल्की सियासत में इस वक्त अगर हम देखें तो काफ़ी हलचल सी नज़र आ रही है, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि जैसे अपोजिशन कुछ करने के कहते हैं ना मिजाज में आ गई है कि बस अब कुछ करना है हमने, और इसी सिलसिले में मुलाकातें भी हो रही हैं। बल्कि पीपल्स पार्टी के जो हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं उनको भी साथ मिलाने की कोशिश की जा रही है, जो तहरीक इंसाफ के जो नाराज़ अरकान हैं उनसे भी मुलाकातें करने की कोशिश की जा रही है। तो अब ये जो कोशिश इस वक्त पूरी तरह एक्टिव, बल्कि कहा जाए अपोजिशन पूरी तरह एक्टिव नज़र आ रही है। ख़ास तौर पे पंजाब में हम देख रहे हैं कि पंजाब में काफ़ी एक्टिव इस वक्त है अपोजिशन। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे अभी मौजूदा जो सिनेरियो चल रहा है इस पर हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। जी वालेकुम अस्सलाम। अली साहब, अभी जो मुलाकातें चल रही हैं, ख़ास तौर पर गुज़श्ता रोज़ भी मुलाकातें हुई हैं, शहबाज शरीफ साहब की भी आसिफ अली ज़रदारी साहब से मुलाकातें हुई हैं, ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन पूरी तरह एक्टिव हो गई है कि अब हुकूमत के खिलाफ कुछ करके ही दम लेना है। देखिए, बिल्कुल आपको पता है कि ये जब पीटीएस की तहरीक और पाकिस्तान के ऊपर अपोजिशन जो है के तौर के ऊपर ये चला रही है, और अब जाकर तमाम अपोजिशन ने फैसला किया कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का महंगाई करप्शन की वजह से गैर नुमाइंदा हुकूमत के बालमाना जो इंसान है बढ़ाने में, उसकी वजह से पाकिस्तान की आवाम का जीवन है, तो लिहाजा जरूरी है कि उसको फैसला खारिज किया जाए। उसका वाहिद हल फिर तहरीक अदम इस्लाम है, और उसके लिए जो मीटिंग हो रही है, जो मुलाकातें हो रही है, ये इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अपने मंजिल पे पहुंचेंगी, और ये सब कुछ जो है अपने इख्तलाफात या अपने तफावत जो है आपस में थे उसके बलाए ताक रखते हुए फैसला किया गया, और इंशाअल्लाह ताला ये तहरीक कामयाब करेगी। अच्छा, तो अली साहब, जो अभी काफ लीग से भी मुलाकातें हुई हैं और जो पीटीआई के नाराज अरकान को भी साथ मिलाने की कोशिश की जा रही है, ये किस हद तक कामयाब हुए हैं? देखिए, काफ लीग से मुलाकातें हैं, और उससे हट के सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी पार्टी के लोग जो पंजाब से और वो भी जाते हैं, और वो बहुत सारे लोग हैं। देखिए, जो भी पोलिटिकल लोग हैं, तो पार्टी के पहले के लोग हैं, वो मतलब है कि दीगर पार्टियों की जोड़ कर लाए गए, और ये इसको आप एक पोलिटिकल पार्टी को नहीं कह सकते। तो जब इलेक्शन 2018 का कराया गया था, तो उसके लोगों की वफादारियों करके लोगों को इकट्ठा किया गया। आज भी फ्रंट लाइन देश में जो आपको गुजरा भी हुए हैं, जो 90% लोग हैं जो समझ नजर आते हैं, लेकिन इनकी पार्टी के लोग उन्होंने क्या इलेक्शन में जाना है, अपनी ज्यादा उनको लगता है कि ये मीडिया भी है जो है लोग सामने लगाने के लिए तैयार है, वो अपने हल्के के आवाम जो है अच्छा अली साहब, एक ये बड़ा अहम सवाल है जो कि मैं आपसे करना चाह रही थी कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त रूस के दौरे पर रवाना हो रहे हैं, और अपोजिशन ऐसा लग रहा है कि उनकी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए अदम एतमाद की तहरीक जो है वो पेश करने जा रही है, क्या ऐसा तो नहीं है?
नहीं, बात गैर की हाजिरी या गैर हाजिरी की नहीं है, उनका तो शायद बड़े दिनों का है। आपके सामने है ये सलाह मशवरे, तो मतलब है कि काफी दिनों से चल रहे हैं और आपको मेरा ख्याल है कि आखिरी मराहल में दाखिल हो चुके हैं, तो इस तरीके से इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि ये पाकिस्तान के अवाम जो है वो इस महंगाई और इस करप्शन की वजह से जो है वो बिल्कुल परेशान है और उनके लिए मतलब है कि जरूरी है कि हुकूमत को घर भेजा जाए और मामला को बनाया जाए। आइंदा के लिए एक रवायत जो है कायम की जाए कि पाकिस्तान जो चोर दरबारों के जरिए से आती है, जो वफादारी में तब्दील करके आती है, कि पाकिस्तान में करप्शन के रिकॉर्ड कायम करती है। तो आप इंटरनेशनल की रिपोर्ट देख लें, वो भी आपके सामने पूरे पाकिस्तान के सामने है कि इस हुकूमत ने न सिर्फ महंगाई की बल्कि करप्शन में रिकॉर्ड बनाई। तो उसके लिए मतलब है कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है, और दूसरा रास्ता ऐसा लगता है कि ऑपोजिशन ढूंढने की कोशिश कर रही है, मुलाकातें भी काफ़ी चल रही हैं, मुतहरिक भी काफ़ी है ऑपोजिशन। इससे बहुत शुक्रिया अली गौहर बलोच साहब आपके वक्त का। एक छोटी सी ब्रेक से भी हम वापस आएंगे, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। हम अपने प्रोग्राम में ना अक्सर ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो सोशल मीडिया के ज़रिए मशहूर हुए होते हैं, मतलब चाहे वो गाने के मामले में हो, चाहे एक्टिंग के मामले में हो, या किसी और चीज़ के मामले में कोई ऐसी स्किल जो उनके अंदर मौजूद है सोशल मीडिया पर डालते हैं और रातों रात मशहूर हो जाते हैं। अच्छा, गुज़श्ता कुछ दिनों में ना एक गाना बहुत मशहूर हुआ है, कोक स्टूडियो का गाना था अली सेठी का, और उस गाने को एक बच्ची ने गाया है, आयला ज़ैनब ने, और उन्होंने उस गाने को गा के उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा दिए हैं। किस तरह उन्होंने गाया है पहले वो आपको दिखाती हूँ, फिर इस पे बात भी करेंगे। तो जनाब, ये खूबसूरत सा गाना आपने सुना आयला की आवाज़ में। आयला हमारे साथ भी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयला, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा आयला, सबसे पहले एक चीज़ जो मैंने नोट की, आपका नाम, आपकी आवाज़ और आपकी लुक्स तीनों आयमा बेग से मिलते हैं। रियली मुझे बहुत लोग कह चुके हैं। अच्छा आपकी एवरीडे लिटरली मतलब आपकी जब ये मैंने सॉन्ग सुना तो मुझे बिल्कुल आयमा की आवाज़ लगी, और साथ में आपकी लुक्स भी बिल्कुल वैसी हैं, आप स्माइल भी, क्योंकि आयमा के साथ पर्सनली भी मैं काम कर चुकी हूँ तो मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा आप उनकी जैसी लगी। तो आपका ये सॉन्ग रातों रात I'll take that as a compliment. Thank you. अच्छा आयला, मैं आपको आयमा ही कहने लगी थी, आपका नाम मैंने कहा इतना मिलता है आयमा से कि आयमा और आयला में मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। अच्छा आयला, आपका मेरा फन फैक्ट, माय नेम वाज एक्चुअली अबाउट टू बी आयमा इंस्टेड ऑफ आयला। अच्छा, सो लाइक यू नो दैट काइंड ऑफ मेक्स अप फॉर इट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, रातों रात ही गाना मशहूर हो गया, आपने कैसे ख्याल आया कि इस तरह गा के तो आप सोशल मीडिया पे वीडियो डाल दें? आई हैव अ ब्लॉग ऑन इंस्टाग्राम, तो लाइक वहाँ मैं कवर्स तो अपने डालते रहती हूँ ना। अच्छा। तो लाइक बट द थिंग इज कि जब भी मैं कवर्स डालती हूँ वो गाना तब तक आउट ऑफ ट्रेंड हो चुका होता है। तो आई वाज थिंकिंग कि यार अभी ये गाना ट्रेंडिंग है, कवर अभी डाल दो ताकि अभी चल जाए। अच्छा, तो फिर शुक्र है दैट स्कीम वर्कड आउट फॉर मी। तो मतलब जो ट्रेंडिंग में था वो आपने डाला और फिर उसके बाद आप ट्रेंडिंग में आ गई। ये कह सकते हैं बिल्कुल। सही। तो इस चीज़ को अब जैसे हम बात करते हैं कि हमने पिछले कुछ अरसे में सोशल मीडिया पे बहुत से ऐसे लड़के लड़कियां देखे हैं, कुछ एक जुमला, कोई एक सॉन्ग या कोई एक डायलॉग ऐसा बोलते हैं कि वो रातों रात मशहूर हो जाते हैं। आपने इतना खूबसूरत गाया है, आपने सही जस्टिफाई किया इस गाने को, तो कैसा रिस्पॉन्स आया है? थैंक यू सो मच। रिस्पॉन्स मैं जैसे बाबा की वॉल पे देखी हूँ, ही पोस्टेड, ही इज अ जर्नलिस्ट, लाइक ही हैज अ लॉट ऑफ फॉलोइंग, तो उस पे भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है, और मेरे अपने ब्लॉग पे भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। एंड ऑब्वियसली एक दो लोग तो ऐसे होते हैं जो कभी कभी क्रिटिसाइज करते हैं, बट दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ, वो हर चीज में जरूरी होता है। बट रिस्पॉन्स बाय नाउ इज गोइंग ग्रेट अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। रिस्पॉन्स जैसे कि आई एम बीइंग फीचर्ड ओवर हियर, यू कैन सी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे पता चल रहा है कि रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। तो घर वालों का सबसे पहला रिस्पॉन्स तो हमें घर वालों का मिलता है ना, सबसे पहला रिस्पॉन्स हमें घर वालों का मिलता है। उन्होंने क्या कहा कि अच्छा तुमने सोशल मीडिया पे गाना डाला? मैं आपको बताती हूँ, घर वालों का ये था कि लाइक मैं घर आ जाती हूँ जल्दी कॉलेज से अराउंड 3:30 बजे, और मामा जो है वो 4:30 तक आती हैं। तो लाइक 3:30 से 4:30 के दौरान मैंने गाना रिकॉर्ड कर लिया। मामा को उस वक्त बताया नहीं, व्हेन आई अपलोडेड इट, फिर मामा को बताया कि आप जाके अब मेरा कवर सुन लें और शेयर कर लें, आई हैव अपलोडेड इट।
तो अच्छा। कहती मुझे बताया भी नहीं, आई वाज लाइक कि ऐसे इस बार मैंने खुद कर दिया है। तो फिर बस आई पोस्टेड इट एंड मामा वाज लाइक ओ माय गॉड दिस वाज अ गुड वन। ये मतलब कि अक्सर ना मामा बहुत क्रिटिसिज्म मुझे देती हैं, तो मेरे पिछले कवर्स पे शी वाज लाइक यार ये तुमने यहाँ मैस अप कर दिया, ये तुमने यहाँ मैस अप कर दिया है, बट दिस वाज द फर्स्ट टाइम शी वाज लाइक कि नहीं यहाँ तुमने सुर ठीक लगाए हैं। आई वाज लाइक चलो थैंक गॉड, दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट। अच्छा तो आइला, दिस वाज मामा का रिस्पांस। वैसे सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन मेरे जहन में एक सवाल आया, मैंने कहा मैं आपसे फौरन पूछूं भी। हम लोग को पता है कि भाई हम में क्या अच्छी क्वालिटी है। अगर आपके पास शक्ल अच्छी है तो आपको पता है आपकी शक्ल अच्छी है, आपकी आवाज़ अच्छी है तो आपको पता है आपकी आवाज़ अच्छी है, तो आपको पता था आपकी आवाज़ अच्छी है। लेकिन ये आपने एक्सपेक्ट किया था कि सोशल मीडिया पे एकदम से इतना रिस्पॉन्स आएगा, इतनी अप्रिसिएशन आएगी? अच्छा, so the thing is कि I admit कि like I can sing, but mashallah there is so much talent in Pakistan singing especially. I think I cannot even compare to like कुछ लोगों का level जो I've heard a lot of girls मतलब classical वगैरह गाती हैं, उनके level पे तो I can obviously not compare. But yes, I was expecting कि यार चलो अगर थोड़ी सी वीडियो शक्ल के साथ बना लूंगी and थोड़ा सा try my best, तो like हो सकता है कुछ हो जाए। And उसके अलावा दूसरी तरह की ब्लॉगिंग भी I do, so like maybe that combined एक synergy बन जाती है when you have a blog and you sing as well. So I think that worked out for me. आइला हमें कुछ सुना भी दें जो आपका पहले तो जो गाना हमारा शुरू है, पहले तो हमें वही सुना दें आप। हाँ अच्छा, sure, why not, चलें। भुल गई मजबूरी नू दुनिया दी दस्तूरी नू, साथ तेरा है बतेरा पूरा कर जरूरी नू, आना सी ओ नहीं आया रास्ता ना दिखलाया, दिल हमारा ते सहारा ख्वाहिशात अधूरी नू, वारी मैं जावा मैं तेनू बुलावा गल सारी ता होवे, मेरे ढोल चुताइया दे तेनू खबर किवे होवे, आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे। जबरदस्त। आइला, आपने कहीं से वैसे म्यूजिक सीखा है या खुद से ही बस गाना शुरू कर दिया? I would say कि both, because मेरे टीचर ने मुझे बहुत सिखाया और मेरी मम्मा ने मुझे बहुत क्रिटिसाइज किया as well as my dad, so like इन दोनों से थोड़ा सा मतलब जब आपको कोई अच्छा सिखा भी रहा हो और दूसरे कोई क्रिटिसाइज भी कर रहा हो ना, तो आप कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज लर्न कर लेते हैं, एक अच्छी चीज सीख लेते हैं। Yes, I love criticism इस सेंस में कि like it helps you shape। तो हम फिर फ्यूचर की सिंगर देख रहे हैं आप में, आप आ रही हैं फिर इस फील्ड में? Hopefully, inshallah, if it works out for me, अगर लिखा हुआ है तो जरूर। why not? मतलब आपको शौक है और अगर वाकई कोई ऑफर आई तो आपने तो फौरन कहना है हाँ हाँ हाँ। Definitely। चलें, तो बहुत अच्छी बात है। आइला चलें, एक तो आपका ये सॉन्ग मशहूर हुआ, हमने आपसे सुन लिया, कुछ और भी हमें सुनाएं ताकि हम भी थोड़ा सा क्रिटिसाइज करें आप पे कि आप अच्छा गाती हैं कि नहीं गाती हैं इसके अलावा। Sure, why not? What type of like प्रतीक कोहत का पता है किसी को? like, अगर मैं उसका एक गाना गा लूं तो? हाँ जरूर, जो आपको इससे कंफर्टेबल है आप वो गाएं। Thank you so much. Sure, thank you. रूह से बहती हुई तूने ये इशारे दे, कुछ मेरे राज तेरे राज अवर से खो गए हम कहाँ, रंगों सा ये जहां खो गए हम कहाँ, रंगों सा ये जहां, टेढ़े मेढ़े रास्ते जादुई इमारतें, मैं भी हूँ तू भी है यहाँ, खोई सोई सड़कों पे सितारों के कंधों पे नाचते उठते हैं यहाँ, खो गए हम कहाँ, रंगों सा ये जहां खो गए हम कहाँ, रंगों सा ये जहां। ज़बरदस्त, खूबसूरत। मतलब आप पे क्रिटिसाइज नहीं करना बनता, आपकी अप्रिसिएशन बनती है कि आपने दूसरा गाना भी बहुत अच्छा गाया है। तो आइला, अभी घर वालों की सपोर्ट अब कैसी है? मतलब ठीक है, एक पहले तो क्रिटिसाइज मामा आपकी करती थी, लेकिन अब एक सपोर्ट सिस्टम, क्योंकि हमारा घर से ही होता है जिसकी बात हम आगे जाते हैं, तो अभी क्या कहते हैं कि ठीक है तुम इस फील्ड में जाना चाहती हो जाओ, इसमें अगर काम करना चाहती हो करो?
अच्छा, सो द क्रिटिसाइज जिसकी मैं बात करी थी वो ये था कि वो मेरी आवाज को क्रिटिसाइज करती थी कि यू नो तुम यहाँ मैस अप करी हो, यहाँ नहीं। क्रिटिसिज्म इस बात का कि तुम्हें म्यूजिक में क्यों इंटरेस्ट है, वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शुरू से माँ बाबा से तो नहीं मिला, बिल्कुल भी नहीं मिला। yes there were people, I won't name, but like obviously there were people who were like अस्तगफिरुल्लाह, म्यूजिक की लाइन में जा रही हो, क्या बनेगा तुम्हारा, और ये यू नो अच्छे लोगों का काम नहीं होता। बट द थिंग इज कि लाइक जब एक बंदे का पैशन होता है तो आई थिंक व्हाई नॉट गो इन दैट, एंड जब एक बंदे को अपने माँ बाप से भी उस चीज में सपोर्ट मिल रही है, एंड आई कैन सी माय फादर फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मी एंड माय मदर आल्सो एनकरेजिंग मी कि तुम ये करो वो करो, तुम क्यों नहीं करती, यू नो जब मैं किसी चीज से इनकार करती हूँ, लाइक तुमने यहाँ जाना है, तुमने यहाँ परफॉर्म करना है। So I think obviously वो तो अभी तो I think अभी it's artist it's maximum and I hope future में भी ऐसे ही चलेगी support। सही। तो आई लव से आपका फेवरेट सिंगर कौन है? मतलब अभी आपने इतना अच्छा गाया, मैंने आपको आयमा बेग से भी मैंने आपको मिला दिया कि आप बिल्कुल मुझे उनकी तरह की लग रही हैं। वैसे आपको पर्सनली कौन पसंद है? Personally I'll be honest, I have no favorite singer or any favorite genre, but हाँ जी like बस बंदे पे डिपेंड करता है, if it's a good song it's a good song and I like the singer automatically, but yes I would say कि मैं आसिम अजहर को बहुत ज्यादा सुनती हूँ। I love आसिम अजहर, like सबसे ज्यादा out of them I won't say he's my favorite but I would prefer आसिम अजहर song। चलें आयला, हमारी तरफ से भी आपको बेस्ट विशेस हैं कि आपने इतना अच्छा अगर गाया है तो आपको ज़रूर आगे अपॉर्चुनिटी मिले और आप इस फील्ड में अपना नाम भी बनाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी एक छोटी सी ब्रेक से हम वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़िम, अपने प्रोग्राम में इससे पहले भी कई मरतबा बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान में नशे का रुझान बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। ख़ास तौर पर जो आइस नशा है वो हमारी नौजवान नस्ल में बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में ये चीज़ फैल रही है और जाहिर सी बात है तमाम मुल्कों की जो हुकूमतें हैं इस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये माफियाज़ इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो इस तरीके से इन लोगों को ये नशा प्रोवाइड करते हैं, उनके घरों तक पहुँचाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते इस बारे में कि किस तरह ये बच्चे नशा हासिल कर लेते हैं। और जो एक तहकीक ये भी सामने आई है कि कॉलेज तो बाद में आते हैं, स्कूल्स में बच्चे आइस नशा कर रहे हैं या कोई और इससे हल्का नशा भी हो तो वो उस तरफ भी जाते हैं। एक एडिक्शन जब उनकी बन जाती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता बड़े नशे की तरफ जाते हैं। ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है जो कि हम सब के लिए है, क्योंकि ज़ाहिर है हम सब के घरों में बच्चे हैं, लड़के लड़कियां हैं, तो हम सब के लिए बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सैयद अबुल हसन मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात हैं। उनसे हम जानेंगे कि ये नशा किस तरह आपकी तबीयत पर, आपकी शख्सियत पर असरअंदाज होता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहती है। सबसे पहले मैं जो बात कर रही थी कि बहुत तेज़ी के साथ ये नशा फैल रहा है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में। नौजवान नस्ल किस हद तक, ख़ासतौर पर अगर कोई इसकी परसेंटेज भी ज़ाहिर सी बातें निकाली गई होगी, किस हद तक पाकिस्तान की जो नौजवान नस्ल है वो आइस नशे में इन्वॉल्व है? देखिए, नशा तेज़ी से फैल नहीं रहा, फैल चुका है। अच्छा, अब हमें इसको रोकने की ज़रूरत है। हमारी जो न्यू जनरेशन है, जिसमें जो हम बच्चों की जब बात करते हैं तो हमारे पास जो केसेस आ रहे हैं वो 12 से 14 साल के बच्चे और बच्चियां जो कि स्कूल गोइंग हैं, मतलब टीनेज वो ड्रग्स में इन्वॉल्व आ रहे हैं। आइस ख़ास तौर पे एक स्टिमुलेंट है, एक पार्टी ड्रग है, और इसका जो रुझान है वो इतनी तेज़ी से फैल गया है पिछले 2-3 सालों के अंदर। और क्योंकि ये पार्टी ड्रग है, हमारे यहाँ आप ये देखें पाकिस्तान में ख़ास तौर पे लाहौर में, कराची में पार्टी कल्चर बहुत ज़्यादा हो गया है, फैमिलीज जो है बहुत ज़्यादा हो गया। फैमिली इन्वॉल्व हैं, बच्चों को वो इजाज़त देते हैं, बच्चे नाइट आउट करते हैं, नाइट स्टे करते हैं, बच्चे ग्रुप गैदरिंग करते हैं, बच्चे पार्टीज़ में जाते हैं, तो वहाँ पर एक दूसरे से वो सीखते हैं आइस नशे के हवाले से। अच्छा, आइस के हवाले से मैं आपको बता दूँ, आइस बेसिकली मेथएम्फेटामीन एक ड्रग है और ये 2 तरह से है, एक क्रिस्टल मेथ के नाम से और एक आइस के नाम से। अच्छा। जो क्रिस्टल मेथ है उसकी निस्बत आइस ज़्यादा तेज़, ज़्यादा तगड़ा नशा है और ज़्यादा नुकसान देने वाला है। आप ये देखें, ये हमारे ब्रेन में 2 तरह के जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं, डोपामिन और सेरोटोनिन, उसको हाई करता है और आप हैरान होंगी कि इसका जो लेवल है वो 1000% तक हाई कर देता है। अच्छा। और जो करने वाला है, चाहे वो किसी पार्टी में है, घर में है, तो वो एक अलग तरह की हैप्पीनेस, अलग तरह का प्लेजर जो है वो
फील करता है और उस लेवल तक चला जाता है और उसमें वो बहुत इंजॉय करता है। अमूमन जो इसका असर है वो 8 घंटे से लेकर 20 घंटे तक रहता है और जब आप करते हैं तो आप 8 से 20 घंटे तक इस ड्रग के असर में रहते हैं और आप इंजॉय करते हैं। आप क्योंकि ये आपकी मूवमेंट, आपकी परफॉर्मेंस, आपके जो प्लेयर है, आपका जो हैप्पीनेस है उसको बहुत बढ़ाता है, बूस्ट देता है एट ए टाइम आपके ब्रेन के अंदर। बच्चे जब इस चीज़ को लर्न करते हैं तो वो जो है ज़ाहिर है पार्टीज़ के अंदर या गैदरिंग के अंदर अपने आप को हाई फील करते हैं। बिल्कुल। लेकिन आइस जो है वो हाईली एडिक्टिव है। 1-2 दफ़ा के इस्तेमाल के बाद आप इस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं क्योंकि जब ये 20-22 घंटे के बाद इसका नशा उतरेगा तो अब आपकी बॉडी क्रेव करती है, बॉडी विड्रॉ करती है, तकलीफ बढ़ जाती है। तो उसमें क्या होता है, पेशेंट वो जो कर रहा है, वो चाहे बच्चा है, बच्ची है, स्कूल में है, उसको दोबारा से वो करना है तो वो दोबारा से करने की तरफ जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर यहाँ पे एक सवाल जो है मेरा कि क्या जब पहली मर्तबा ये नशा इस्तेमाल किया जाता है उसके बाद ही आपको एडिक्शन हो जाती है? जी देखिए, एक है एडिक्टिव बिहेवियर भी होना। एडिक्शन, ड्रग यूज़ करने से पहले एडिक्टिव बिहेवियर्स भी हैं। हमारे कुछ ऐसे बिहेवियर्स हैं जो रूटीन से हट जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ आप ये देखें कि एडिक्शन से पहले आप बच्चों के अंदर जो ये इंटरनेट का प्रॉब्लम है वो बहुत बढ़ रहा है। बच्चे जो हैं मोबाइल के ऊपर या अपने जितने गैजेट्स हैं उनके ऊपर गेमिंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो उसी तरह का प्लेयर देते हैं। फिर हम जब इकट्ठे होते हैं, फिर हमारी फैमिली की तरफ से हमें इजाज़त होती है स्कूल कॉलेजेस में। अब मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ जो बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस हैं वहाँ पर क्योंकि टीचर्स भी कर रहे होते हैं, स्टूडेंट्स भी कर रहे होते हैं, तो मना नहीं है। एक बड़ा कूल फैक्टर, बड़ा हाई फैक्टर माना जाता है, एक लेवल माना जाता है, ये एलीट क्लास का समझा जाता है, आपको कूल समझा जाता है अगर आप नशा कर रहे हैं। अब आप ये देखें ना, इसी चक्कर में आके जब आप करते हैं तो उसमें जो है मेजॉरिटी फंस जाती है और उसके इस्तेमाल से जाहिर है जब आपको ड्रग कर रहे हैं तो आपको उसके इफेक्ट होने हैं और जब आपने उसको छोड़ना है तो आपको उसके विड्रॉल भी होने हैं। तो उसमें मोस्टली जो हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियाँ वो फंस जाते हैं। अच्छा, आइस की वजह से आप, क्योंकि ज़ाहिर है ये आपको बायोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली हाई करता है और बहुत ले जाता है, तो आप ये देखिए इसके इस्तेमाल से लाहौर के अंदर आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल में चले जाएं, आपको रोज़ाना एक नौजवान जो है वो एमरजेंसी में नज़र आएगा। अच्छा। या तो वो ओवरडोज होकर डेड होगा, उसके दोस्त छोड़ जाएंगे, या वो ओवरडोज हो चुका होगा और आप उसकी कंडीशन देखें, वो हाई ब्लड प्रेशर के साथ होगा, हाई बॉडी टेम्परेचर के साथ होगा, क्योंकि आइस का इस्तेमाल आपकी बॉडी टेम्परेचर को इस हद तक, रिस्की हद तक बढ़ा देता है कि वो फैटल हो सकता है और आप उसमें कार्डियक अरेस्ट होने का ख़तरा है और उसमें यह है कि पास आउट होने का ख़तरा है। तो अमूमन ऐसी पार्टीज़ में फिर ज़ाहिर है एमरजेंसी में वो किसी भी हॉस्पिटल में ले जाते हैं। डॉक्टर साहब, अब यहाँ पे बात आ जाती है कि घर वालों को कैसे पता चले कि हमारा बच्चा या बच्ची किसी नशे में इन्वॉल्व हो चुका है या किसी नशे का आदी हो चुका है? ऐसे क्या सिम्टम्स होते हैं नशा करने वाले के, या उसकी बॉडी में ऐसे क्या चेंजेस आते हैं जिससे घर वालों को पता चल जाए और वो उसी वक्त उसका मतलब ट्रीटमेंट का एक तरफ लेकर जाने की करें? आयशा, बच्चों के रवैये बदल जाते हैं। सबसे बड़ा पैरामीटर है किसी को भी जज करने का अगर आपके बच्चे की रूटीन ख़राब हो गई है, यानी वो नेचर के अगेंस्ट चला गया है, वो रातों को जाग रहा है और दिन को सो रहा है, दिन का सोना, रात का जागना, हर वक्त मोबाइल पे बैठे रहना, हर वक्त दोस्तों के साथ बाहर रहना, पैसों का इस्तेमाल ज़्यादा करना, गाड़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करना, फैमिली से बचना, कटना, चिड़चिड़ापन होना, ज़िद्दी होना, ये सारे जो अलामात हैं जब आप बच्चों के रवैयों को बदलता देखें तो आप समझ जाएं। अच्छा, आप इसमें अब ना रहें कि आपका अभी जो बेटी है या बेटा है वो 12 साल का है, 13 साल का है, 14 साल का है। हमारे पास जो केसेस आ रहे हैं वो अब इस उम्र के बच्चों के भी आ रहे हैं जो कि ड्रग्स में और इन चीज़ों में पड़ रहे हैं। फिर आप ये देखें ना, सोसाइटी के अंदर ना ड्रग्स को बड़ा जो है उन्होंने फैंसी कर दिया है। अब पहले निस्वार होती थी, अब वैलो का इस्तेमाल है। लोगों को पता नहीं है वैलो, वेप, शीशा या हुक्का ये कितने नुकसानदेह हैं। ये ड्रग्स की एक फॉर्म है और इसको अगर आप एज ए फ़न, एज ए पार्टी मेंबर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो इवेंचुअली तो इन्होंने आपको आगे की तरफ लेके जाना है, क्योंकि गेटवे है, आगे आप बढ़ जाएंगे। इलाज बड़ा ज़रूरी है। जिन फैमिलीज़ को अपने नौजवान बच्चे बच्चियों के हवाले से ड्रग्स का या बिहेवियरल प्रॉब्लम्स का इशू है तो वो फौरी तौर पर रब्ता करें और उनके इलाज की तरफ बढ़ें, क्योंकि ये इसका इस्तेमाल फेटल है और इसका जो छोड़ना है उससे भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ने चले जाते हैं। हमें जो सोसाइटी के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहे हैं, लाहौर की ऑडियंस हमारे पास ज़्यादा होती है, तो उसमें हम ये देखें कि
आइस की वजह से हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स और साइकोसिस डेवलप होने लग गया, एक ज़हनी बीमारी जिसमें बच्चे जो हैं वो आइस हेलुसिनेट करते हैं, डिल्यूजन्स में चले जाते हैं। बच्चों के जो रवैये हैं, एग्रेसिव बिहेवियर्स हैं, अपने आप को मारना, अपने आप को काटना या दूसरों को नुकसान पहुंचाना। आप देखिए हमारे यहाँ अभी कान्हा के अंदर एक खातून डॉक्टर थी, उनके बेटे ने, क्योंकि वो आइस का इस्तेमाल करता था, ये रिपोर्टेड है, उसने माँ के मना करने की वजह से अपनी माँ को और 3 बहन भाइयों को जो है मर्डर कर दिया। उसमें वो गेमिंग भी करता था और प्लस आइस का इस्तेमाल भी करता था। और आप ये देखिए कि घरों के अंदर ही हमारे अंदर इतनी बड़ी मुसीबत जन्म ले रही है और हमें इसका अंदाज़ा नहीं है। फिर आप ये देखें कि जो इस्लामाबाद के अंदर केस चल रहा है, उसका फैसला 1-2 दिनों में आने वाला है जी। तो उसमें आप ये देखें वो दोनों आइस के पेशेंट्स थे, आइस का इस्तेमाल कर रहे थे। आइस आपको हेलुसिनेशंस की तरफ, डिल्यूजन्स की तरफ, डिल्यूजन्स ये हैं कि इरेशनल बिलीव्स, आपको लगने लग जाता है कि आप ऐसे ही हैं। फिर ग्रैंडियोसिटी लेवल इस हद तक बढ़ जाता है क्योंकि वो आपको 1000% हाई करता है। तो जब ग्रैंडियोसिटी लेवल बढ़ता है तो कुछ भी हो सकता है। माशरे के अंदर आप देखें बढ़ते हुए ये जो तशद्दुद के वाक़यात हैं, जिसमें हम जिसमें हम अच्छा जराइम की वारदात में भी आइस का, चरस का और हेरोइन का इस्तेमाल है। और प्लस जो हमारे यहाँ ये आजकल मजहबी मामलात में हम किसी भी बंदे को पकड़ के मार देते हैं, वहाँ पर भी ज़हनी बीमारियाँ और नशे के इस्तेमाल की वजह से जो आपके रवैये बदलते हैं, उसकी वजह से वो किसी भी एक स्टांस में होता है और फंस जाता है। और आप देखें सोसाइटी इसको टॉलरेट नहीं कर रही है। तो टाइम के साथ चीज़ें बढ़ रही हैं। प्लीज़ आप निकलें, इलाज की तरफ आएँ, आप प्रोफेशनल से हेल्प लें और इदारे मौजूद हैं जहाँ पे आप अपने बच्चों को ट्रीट करवा सकते हैं। प्लीज़ इसको स्टिग्मा नहीं समझे, टैबू नहीं समझे कि लोग कहेंगे ये नशई है। आप अपने बच्चे को बचाएं, इन लोगों इनकी तरफ ना जाएं। मतलब हम कहते हैं कि जैसे भी आप एक बात कह रहे थे कि लोग कहते हैं अच्छा आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चे तो ये कर रहे हैं। जब कंपैरिजन आ जाता है ना बच्चों में, तो वो एक बहुत खतरनाक मुझे लगता है सूरत हाल होती है कि अच्छा उसके बच्चे ये कर रहे हैं, हमारे बच्चे क्यों नहीं कर रहे। और जब ये चीज़ हम अपने बच्चों में डालते हैं तो बच्चे कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। देखिए कल मेरे पास एक फैमिली थी, तो उन्होंने उनका अपने बच्चे के साथ इशू था, तो उन्होंने बताया कि हमारे रिलेटिव में एक बच्चे के साथ आइस का इशू है, वो हमें पता है वो आइस करता है। मैं क्या फैमिली को बताएं, कहते हैं हमने बताया था लेकिन हमारे आपस के रिलेशनशिप ख़राब हो गए। वो कहते हैं कि आप हमारे बच्चे के बारे में जो है ना, अब वो इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं या बच्चों के बारे में आप जो है नेगेटिव सोच रहे हैं। फैमिली के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है, मानना माने। देखिए प्रॉब्लम सोसाइटी के अंदर है, अगर हम नहीं मानेंगे। यहाँ पे फिर एक चीज़ ये भी है सवाल डॉक्टर साहब, क्योंकि टाइम की भी किल्लत है, सवाल भी आपसे पूछना ज़रूरी है कि जो बच्चे ये नशा कर रहे हैं क्या उनका इलाज मुमकिन है और क्या आसानी से मुमकिन है कि मतलब कम टाइम में उनका इलाज हो सकता है या बहुत लंबा प्रोसीजर है ये? देखिए कोई लंबा प्रोसीजर नहीं है, कम टाइम में 100% रिकवरी मौजूद है। अच्छा, जितनी जल्दी इलाज करवाएंगे उतने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। आपके बच्चे पीयर प्रेशर की वजह से, सोसाइटी के प्रेशर की वजह से फंस गए हैं, उनको नहीं पता निकलना कैसे है। पेरेंट्स अगर इसको छुपाते रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, हेल्प नहीं लेंगे, तो ये मसला आगे बढ़े जाएगा, रुकेगा तो नहीं ना। एडिक्शन है, नशा है, बीमारी आगे बढ़ती चली जाएगी। रोकना अगर आपने है तो आपको हेल्प लेनी होगी और इसका 100% ट्रीटमेंट मौजूद है। आप 100% देखिए सोसाइटी के अंदर जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं कि जो नशे पे लग गया छोड़ नहीं सकता, जो एक दफ़ा नशा करता है वो ठीक नहीं हो सकता। अच्छा, फिर मुख्तलिफ़ किस्म के मिथ्स मौजूद हैं, इनसे प्लीज़ निकलें, पैराडाइम शिफ्ट करें, आप अपना बदलें कि बच्चे 100% रिकवरी मुमकिन है इलाज के साथ। और इलाज मैं आपको बताऊँ, जितनी बड़ी मुसीबत है आप उसमें बच्चों के लिए मेडिसिन्स, काउंसलिंग, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में इंडोर आउटडोर इलाज मुमकिन है, इलाज होता है, ठीक हो जाता है। मतलब हम बहुत अरसे से ना बल्कि अपने बचपन से एक जुमला सुनते आ रहे हैं ना कि एहतियात इलाज से बेहतर है। बिल्कुल। तो अब जो आइस नशे की एकदम से एक लहर आई है पूरी कौम पर, इस मामले में भी एहतियात बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और जैसे कि हम बात करेंगे, बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है जो इख्तियार करती जा रही है। और जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि इस वक्त हर घर में एक लड़का या लड़की आइस नशे या किसी और किस्म के नशे का शिकार है, ये एक तहकीक भी सामने आई है। तो हम लोगों को इस मामले में बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है, ख़ासतौर पर अपने बच्चे और लड़के लड़कियों के मामले में। स्कूल्स के साथ ही, क्योंकि जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनमें ये रुझान बहुत तेज़ी से पैदा हो रहा है। अभी एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक से हम वापस आएंगे, आप कहीं मत जाइएगा।
वेलकम बैक। रूह अफ़ज़ा के किचन से आपको खुशामदीद कहते हैं और आज हमारे किचन में कुछ पक रहा है। क्या पक रहा है नाम? जी आयशा, आज हम रूह अफ़ज़ा के किचन में बेसिकली बना रहे हैं स्मोकी योगर्ट चिकन। तो तकरीबन ग्रेवी उसकी रेडी है, अब बस फाइनल टचेस वाला जो है काम है। उससे पहले क्या कर लेते हैं कि जब तक हम आपको मैं रेसिपी बताऊंगी तब तक हम क्या करते हैं कि अपने कोयले को रख लेते हैं और स्मोकी वाला जो पार्ट है वो कर लें। हाँ जी, जो स्मोकी वाला पार्ट है स्पेशल वो ज़रा कर ले तब तक, ताकि जो है वाह वाह वाह। ठीक है जी, ये हो गया स्मोकी पार्ट। अब मीनवाइल क्या करते हैं कि ये इसका जो तड़का है वो भी रेडी कर लेते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ जो रेसिपी है इसकी, बड़ी ही आसान रेसिपी है, सिंपल। 1 से 1.5 किलो चिकन ले लें, मीट की चॉइस आपके पास अपनी है। अलग से आपने एक ब्लेंडर में आपने तकरीबन 3 टमाटर लेने हैं, फ्राइड प्याज लेना है 1 कप के करीब, जिंजर गार्लिक पेस्ट लेना है आपने, और साबुत सूखा धनिया और साबुत सारा गरम मसाला आपने पैन में पहले कड़कड़ा लेना है और उसके बाद आपने उसको डालकर सब चीज़ों को इकट्ठे ब्लेंड कर लेना है। जैसे वो ब्लेंड हो जाएगा वो एक थिक सी पेस्ट बन जाएगी। वो थिक सी पेस्ट आपने अपने चिकन को मैरिनेट करके लगा देनी है। बेहतर है कि अगर आप उसको 1 घंटा लगा के रखें तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर उसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि ऑयल लेना है तकरीबन 1 कप के करीब भरकर। उसके बाद आपने वो जो मैरिनेटेड चिकन है वो फ्राई करना है। वो फ्राई करने के बाद आपने उसके अंदर डालना है नमक, लाल मिर्च पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्चें और हल्दी। बस नमक, लाल मिर्च पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च और हल्दी, 4 चीजें बस। क्योंकि आपने साबुत गरम मसाला के अंदर जो है आपने उसके अंदर भी काली मिर्च डाली थी, तो इस वजह से ज़्यादा मिर्चें नहीं आपने उसमें डालनी। सिंपल मैरिनेशन के साथ जो है आपने अपना चिकन को रेडी कर लेना है, पानी डाल के उसको कुक करने के लिए रख देना है। जब वो बिल्कुल डन हो जाए, ऑयल ऊपर आ जाए, अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है कि ये देखें, ये जो है हमारा स्मोक हो गया है। तो अब जो है कितनी अच्छी सी उसकी ये खुशबू आ रही है। बिल्कुल कोयला जो बीच में रखा था उसकी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। अब ये जो ब्रेड का स्लाइस है ये मैं निकाल लेती हूँ और अब जो है इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं। जब तक ये तड़का रेडी हो रहा है, मीनवाइल जो है मैं यहाँ पर, अब आप ये देखिए कि हमारी ये चिकन की जो ग्रेवी है ये बिल्कुल रेडी हो गई है। मतलब बिल्कुल वो देखने में ना बड़ा सॉफ्ट सा एक जैसे एक लुक होती है ना, मज़ेदार से मुंह में घुलने वाली। मुंह में घुलने वाली। हाँ बिल्कुल ऐसी उसकी लुक है। ठीक है जी, अब हम जो है अपनी पहली लेयर जो है रेडी करेंगे। अच्छा, ये लेयर के साथ चलेगा। जबरदस्त। और अब ये चिकन जो है मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। साथ साथ जो है इसका जो तड़का है इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया। अब आप ये देख रही होंगी कि सालन में बहुत कम ऑयल है। हाँ, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल ना होने के बराबर, क्योंकि हमने इसके ऊपर भी तड़का डालना है, तो इसलिए जो है आपने ऑयल जो है वो थोड़ा ही रखना है। सही। तो ये जैसे ही थोड़ा सा रेड हो जाएगा हमारा जीरा, तो साथ ही जो है हम इसके ऊपर तड़का लगा देंगे। ठीक है जी। अब हम इसके अंदर इतनी कैपेसिटी रखेंगे कि हम ऊपर जो है अपनी गार्निश वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ये एक अदद खूबसूरत सी डिश जो है वो हमारी अभी तकमील के मराहिल में है। तकमील के मराहिल में। और ये देखिए ये भी रेडी हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है कि अब जो है ये दही है, दही के अंदर मैंने थोड़ा सा नमक डाला हुआ है, तो अब ये दही इसके ऊपर ऐसे करके जाएगी। अच्छा, ठीक है जी। एक लेयर दही की हम इसके ऊपर देंगे। जबरदस्त। ठीक है जी। और उसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे ये वाले जो अनियन रिंग्स होते हैं। ठीक है जी, अनियन रिंग्स चले गए इसके ऊपर। अनियन रिंग्स के बाद एंड ऑफ द डे हम इसके अंदर डालेंगे जो हमने अपना तड़का रेडी किया है। अच्छा, तड़का इसके ऊपर हम डालेंगे। तड़का इसके ऊपर डालेंगे ताकि हमारी जो योगर्ट है वो भी थोड़ी सी गर्म हो जाए। उसके बाद लास्ट में हम इसके ऊपर डालेंगे हरी मिर्चें ताकि एक ग्रीन कलर भी आ जाए। तो ये तो बड़ी खूबसूरत सी डिश हमारी रेडी हो गई है। जबरदस्त रेडी हो गई है। मतलब इसको खाने से पहले आप इसको देख के एंजॉय करेंगे। ये इतनी अच्छी डिश जो है रेडी हुई है। और अनम नाम क्या है इसका? इसका जी नाम है स्मोक योगर्ट चिकन। स्मोक योगर्ट चिकन। आप घर में भी हम इसको कह रहे थे, तो मैं कह रही थी कि धुआंधार दही वाला चिकन। धुआंधार दही वाला चिकन। तो आप ये धुआंधार दही वाला चिकन घर में भी ट्राई करें इस रेसिपी के साथ। मुझे तो देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये टेस्ट बाद में हम ट्राई करेंगे। प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया है, हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।